मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ओपन लैंड से शायद लोगों के जहन में ये आता है कि एक ज़मीन जो खाली पड़ी हुई है, पता नहीं वो स्टेट की है या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, ओपन लैंड की डेफिनेशन क्या है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 1947 के अंदर जब पाकिस्तान बना तो हमने लैंड के ऊपर काम करना शुरू किया, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमने बनाया। तो ये फेडरल लेवल से पहले यहाँ तक बताइए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है ज़मीन की, वो पूरी ज़मीन जो है वो स्टेट ओन करती है? नहीं, ये ऐसा था कि कोलोनाइजेशन एक्ट 1912 का एक एक्ट है। ठीक है जब ये पाकिस्तान बना जी। उस वक्त यहाँ के जो लैंड होल्डर थे वो यहाँ से वहाँ चले गए, इंडिया। कुछ गए होंगे, कुछ माइग्रेट कर गए, कुछ रह माइग्रेट, गए, कुछ रह गए और कुछ इंडिया से यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आ गए। तो उस वक्त क्या था कि वो क्लेम, दोनों ने क्लेम फॉर्म दोनों किए के होंगे, यहाँ क्लेम से का वो जाने क्या वालों ने इंडिया में दिए होंगे। क्लेम किया जी जी। उन्होंने इंडिया में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान पे। 1967 के अंदर के नोटिफिकेशन के मुताबिक एक वहाँ पे उन्होंने 47 से 67 के कि अब इसके बाद कोई भी ज़मीन जो है, जो क्लेम है, वो ये क्लेम को ख़त्म करने के बाद जो जितनी भी प्रॉपर्टी वो एवीक्यू प्रॉपर्टी और जिसे हम एमिनिटी कहते हैं उसको पिंजरापुर प्रॉपर्टी ठीक है करके एक एवीक्यू ट्रस्ट बना दिया गया। ठीक है। और उसके पास ये सारी ये ज़मीन है। 60s में बना, 67 में, 67 में अयूब खान दौर में। अयूब खान के दौर में। तो उससे पहले क्या होता था, 20 साल, पिछले 20 साल? वो क्लेम की रद्दोबदली होती थी कि अच्छा। क्लेम मिलना, वो भी जब भी 60, ठीक है। वो मेरे ख्याल में तो 47 में तो मैं पैदा, मैं तो 63 में, तीन बताया आपने। तो वो मेरे ख्याल में तो यही था कि वो इदारा था बोर्ड एवीक्यू ऑफ रेवेन्यू, प्रॉपर्टी, अच्छा, AVQ प्रॉपर्टी। एवीक्यू प्रॉपर्टी। ठीक है। तो वो क्लेम की हद तक तो चीज़ें चलती रही आपस में। चलती रही, मगर उसको फिर झूठे क्लेम करने लगे लोग सही है। कि भाई कोई इंडिया चला जाता था, आना जाना आसान था, तो वहाँ वो किसी पकड़ लेता था किसी को कि भाई तेरा ये, तो वो लिख के दे देता था, तो यहाँ पे फिर अजी आगे क्लेम यहाँ वापस, उतनी ज़मीन ले ली आपने। वहाँ वाले यहाँ आते थे, यहाँ से लेके चले सर जाते इसी थे। से एक सवाल और निकलता है, ये जो जागीरदारी निज़ाम है, फ्यूडलिज्म जो है, ये इंडिया ने तो इस पर काबू पा लिया, उतना ज़्यादा मसाइल वहाँ नहीं हुए। हमारे यहाँ ये मसले रहे, ज़मीनें मुरब्बों की शक्ल में और एकड़ों की शक्ल में रहीं और ये चलती रहीं और फिर ये सियासत का हिस्सा भी बनी, ये सब चीज़ें। तो ये जो ज़मीनें रहीं अंग्रेज़ के दौर से, ये एज इट इज़ उनके पास रहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वापस कभी नहीं ली उनसे? ये जो किनसे? जागीरदारों को जो ज़मीनें अंग्रेज़ों नहीं ने दी नहीं थी, नहीं जागीरें, नहीं ली, नहीं ली वापस नहीं हमने। ली, इसलिए कि उनके नाम थी। तो हमने लैंड रिफॉर्म्स नहीं की, हमने लैंड इस तरह से हमने नहीं की। इस तरीके से नहीं की। वो तो लैंड अगर किसी ने मुझे दी है, गिफ्ट में दी है, किसी या किसी ने खरीदी है, तो वो उनके पास है। उस वक्त तो मैं आपको बताऊं, नादरन बाईपास पे ज़मीन की उस वक्त कीमत, जब मैं इस फील्ड में आया तो लाख रुपए एकड़ थी, 92 की बात कर रहे हैं। 92। आज 10 करोड़ रुपए एकड़ है। मगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब अलाट करता है तो इसकी कैटेगरी होती है A1, A, B, C। बिल्कुल। तो उसके उसके पर एकड़ के रेट अलग है। फेडरल बोर्ड FBR, जी। उसके रेट अलग है। अच्छा, एक फेडरल बोर्ड ज़मीन देता है, उसके नहीं बाद नहीं, FBR तो कहता है कि आपको A1 कैटेगरी की लैंड मिली है, तो वो कहते हैं कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, जिसे हम DC वैल्यू कहते हैं। जी बिल्कुल। अब वो DC वैल्यू और FBR कहती थी कि आपकी फिजिबिलिटी इतनी बनती है तो ये लैंड की वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है। तो कुछ अरसे पहले हम आबाद के हमारे चेयरमैन हैं मोहसिन शेखानी साहब, आज के तौर पर मेरे कज़न भी है, तो उनकी और एक अपने काविशों से और मेहनत से, और उनकी टीम है पूरी बाकायदा, तो उन उससे FBR वालों से ये तय हुआ कि भाई इस कीमत पे, यानी इस जगह की ये कीमत होगी, इस पे सेल डीड होगी। ठीक है। चाहे मैंने 1 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन ली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, ठीक है। मगर FBR में 1.5 करोड़ रुपए है। ठीक है। सही, दोनों इदारे तो गवर्नमेंट के हैं ना, FBR भी गवर्नमेंट है मगर और वो भी। वो इदारा फेडरल का है, अच्छा ठीक है, एक सूबाई है, एक प्रोविंस है। प्रोविंस है। ठीक है। तो 18 अमेंडमेंट की वजह से वो अपनी जगह पे सही है, अपने पावर इस्तेमाल कर रहा है। FBR अपने इस्तेमाल कर रहा है फेडरल के, बिल्कुल सही है। बीच में क्लाइंट पिस रहा है, बिल्डर डिस्टर्ब हो रहा है, क्लाइंट डिस्टर्ब। और बहुत हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर फिर ये जब सूबाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे चीज़ आती है, उसके बाद से फिर अथॉरिटीज़ बन जाती हैं नीचे, KDA। नहीं, ये ऐसा नहीं था। यानी मैं आपने मेरी बात को कि वो तहसील का मैं कह रहा था ना, 29 डिस्ट्रिक्ट हुए, 104 तालुका हुए, होंगे, फिर 6000 दे हैं। ये हम बात कर रहे हैं पूरे सिंध की। सिंध की 6000 दे, DEH दे। डे मीन्स टाउन। उस वक्त जैसा हम आज कहते हैं सदर, नीपा, चौरंगी है, तो ये दे नागन, मुखी, बुजारपुट्टी, तेसर,
तो ये 47 से पहले के ही नाम चलते आ है, रहे हैं, अभी सही तक यही है नाम। ठीक है सर, ये कुछ नई जनरेशन को या नए लोगों को शायद नहीं पता है। सही, तो उन्होंने क्या कहते हैं, जब ये ओपन लैंड पड़ी थी तो इन्होंने केडीए वजूद में आया, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लैंड दी, ठीक है, जिससे मुख्तलिफ स्कीमें बनती गई। ठीक है, इसमें आप ये समझे कि केडीए ने टोटल 45 स्कीमें बनाई कराची में। ठीक है, एक केडीए स्कीम 1 से बन लेके 45। फिर 1996 में 2 अथॉरिटी बनाई गई परफॉर्म करने के लिए। अथॉरिटी परफॉर्म करे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए, एमडी और एलडीए, एमडीए और एलडीए LDA, 96 में। 6 में, ठीक है, तो केडीए ने उसका रिकॉर्ड जो एलडीए का था, हॉक्स बे 42 और 43 हल्कानी टाउन, वो एलडीए को दे दिया गया। ठीक है, 45, 25 शाह लतीफ़ टाउन और एमडीए स्कीम मलिर हाउसिंग स्कीम, वो तो 96 के बाद बनी थी, तो वो 3 स्कीमें एमडीए के वजूद पास चली गई। ठीक है, बाकी 40 स्कीमें जो हैं ये केडीए के पास आज है, ठीक है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाना, वहाँ पे ऑक्शन करना, वहाँ पे हर चीज़ करने का अब जिम्मेदार केडीए है। ठीक है, ओके।